हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। शहरी स्थानीय निकायों की आरक्षण सूची जारी, रांची नगर निगम एसटी के लिए आरक्षित। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने रांची नगर निगम के मेयर पद को एसटी के लिए आरक्षित कर दिया है। धनबाद नगर निगम के मेयर का अनारक्षित है। रांची में एसीबी ने 10,000 घूस लेते सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने घूस लेते सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। एसीबी रांची ने बेड़ो थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर श्याम नंदन पासवान को 10,000 रुपया घूस लेते शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। एसीबी के द्वारा बताया गया कि एक ट्रक मालिक ने एसीबी में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि एमवीआई रिपोर्ट भेजने के नाम पर सब इंस्पेक्टर ने 50,000 रुपये की मांग की है। ट्रक मालिक रिश्वत देकर अपना काम नहीं कराना चाहता था, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभियुक्त श्याम नंदन पासवान लगातार फोन कर उन्हें थाना बुलाते रहे और पैसे की मांग करते रहे, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान हो गया। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन में घूस मांगे जाने की बात सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी की टीम ने शुक्रवार को बेड़ो थाना के सब इंस्पेक्टर श्याम नंदन पासवान को 10,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। अपनी मांग को लेकर चतुर्थ कर्मचारियों ने लोक भवन के समक्ष दिया धरना। पलामू जिले के 251 चतुर्थ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रांची स्थित लोक भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि चतुर्थ कर्मचारी पद के लिए वर्ष 2010 में विज्ञापन निकाली गई थी, जिसके बाद 2017 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। कर्मचारियों के अनुसार 2018 में उन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपा गया, जिसके बाद सभी 251 कर्मचारियों ने सरकारी विभागों में अपनी सेवा प्रदान किया। उन्होंने करीब 8 वर्षों तक सरकारी विभागों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद 1 मार्च 2025 को बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद से जीवन यापन में मुश्किल हो रही है। काम करते उम्र निकल गया है। धरना में शामिल लोगों ने कहा, रांची से पलामू की दूरी 180 किलोमीटर दूर है। यहां से चतुर्थ कर्मचारियों को समायोजन की मांग को लेकर लोक भवन पहुंचे हैं। इस मौके पर हृदय नारायण पासवान, विवेक शुक्ला, राकेश ठाकुर, कृष्णा पासवान, सुधाकर दुबे, नरेश भारती, राजेश पासवान समेत अन्य शामिल थे। लातेहार में ट्रक के धक्के से बाइक सवार युवती की मौत, 3 लोग घायल। रांची मेदिनीनगर एनएच पर लातेहार जिले के सिकनी गांव के समीप तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवती की मौत हो गई। बाइक पर सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शुक्रवार की है। मृतका की पहचान आरती कुमारी मैक्लस्कीगंज के रूप में की गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में सुमित लोहारा की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है, जबकि रण लोहारा, चंदवा टूडामू और खुशी कुमारी रामगढ़ को सदर अस्पताल लातेहार में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार एक बाइक व सवार होकर 4 लोग अपने घर चंदवा जा रहे थे। इसी दौरान सिकनी के पास अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले जाया गया। अबुआ दिशोम बजट पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण के लिए अबुआ दिशोम बजट पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से आम जनता और विशेषज्ञ बजट को लेकर अपने सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत राज्य की नींव जन भागीदारी से बनती है और इसी सोच के तहत सरकार समावेशी बजट की दिशा में आगे बढ़ रही है। आम लोग 17 जनवरी 2026 तक पोर्टल, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वालों को सम्मानित किए जाने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आने वाले वर्षों में बजट सुझाव लेने की प्रक्रिया हर साल 15 नवंबर से शुरू की जाए, ताकि राज्य के दूर दराज के इलाकों की सहभागिता भी सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर वित्त मंत्री, मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत किए जाने की स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की साल की पहली बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को इन निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। ये फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विधायी प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, जो राज्य के विकास और जन कल्याण पर केंद्रित हैं।
कैबिनेट ने झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि को 13 नवंबर 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी। इससे आयोग को कानूनी सुधारों और सिफारिशों पर निरंतर काम करने का मौका मिलेगा। जमशेदपुर महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिली। इससे कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत योजना को हरी झंडी दिखाई गई। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर छोटे मोटे अपराधों और विवादों की सुनवाई महिला समूहों द्वारा की जाएगी। शुरुआत रांची सहित 10 जिलों के 10 पंचायतों में होगी। ये योजना महिलाओं को न्याय के करीब लाने और स्थानीय स्तर पर सुलह समझौते को बढ़ावा देने वाली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई। इस सत्र में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी मिली। अब लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक की अग्रिम राशि मिल सकेगी। साथ ही विधानसभा कर्मियों के लिए ये स्वास्थ्य बीमा योजना वैकल्पिक यानी ऐच्छिक कर दी गई है। ये बदलाव कर्मचारियों और आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाएगा। राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की स्वीकृति दी गई, जिससे पुलिस स्टेशनों में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी। उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शिष्टमंडल के दावोस और लंदन दौरे को भी मंजूरी मिली, जो राज्य में निवेश आकर्षित करने की दिशा में अहम होगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि ये निर्णय राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्वीकृत प्रस्तावों को शीघ्र लागू किया जाए। बैठक में विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है, जो झारखंड के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। धनबाद के सिंदरी में स्कूल वैन के धक्के से स्कूटी सवार की मौत, कई लोग घायल। धनबाद जिले के सिंदरी स्थित बीबीएम कॉलेज के समीप शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। डिनोबली स्कूल की वैन व स्कूटी के बीच टक्कर में स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। वहीं स्कूल वैन पर सवार बच्चों व चालक को भी चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल वैन स्कूल से बच्चों को उनके घर छोड़ने के लिए निकली थी। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कूटी अचानक वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पर सवार पुरुष व महिला दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर बाद पुरुष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्कूल वैन में चालक सहित करीब 12 लोग सवार थे, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। दुर्घटना में वैन सवार बच्चे और चालक को भी चोटें आई हैं। रांची नगर निगम का अतिक्रमण पर सख्त एक्शन, 2 मुख्य सड़कों से हटाया गया कब्जा। रांची शहर को जाम और अतिक्रमण से मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। आज नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम ने शहर के 2 प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के तहत बहुबाजार चौक से इंदिरा गांधी चौक होते हुए चुटिया मेन रोड तक और रिम्स चौक से बरियातू रोड होते हुए हिल व्यू चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। चुटिया मुख्य सड़क पर नालियों के ऊपर किए गए अवैध निर्माण और कब्जों को हटाया गया। वहीं बरियातू रोड पर सड़क किनारे लगाए गए ठेला, अस्थायी दुकानें और अन्य अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान बरियातू रोड से ठेला, कैरेट और अन्य अतिक्रमण सामग्री को जब्त भी किया गया। नगर निगम की टीम ने संबंधित लोगों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा नालियों या सड़क पर अतिक्रमण न करें। नगर निगम ने बताया कि शहर को व्यवस्थित और जाम मुक्त बनाने के लिए इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। रांची आदित्यपुर का मेयर पद एसटी के लिए रिजर्व, धनबाद का सामान्य। नगर निकाय चुनाव का आरक्षण तय, मेयर के 9 में से 4 पद आरक्षित, 5 पद अनारक्षित। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित गजट की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत रांची और आदित्यपुर नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि धनबाद और देवघर नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित रखा गया है। जारी गजट के अनुसार राज्य के 9 नगर निगमों में से 4 के महापौर पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि 5 पद अनारक्षित रहेंगे। हजारीबाग नगर निगम के मेयर का पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 यानी ओबीसी 1 और गिरिडीह नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं धनबाद, देवघर, मेदिनी नगर, चास और मांगो नगर निगम के महापौर पद अनारक्षित घोषित किए गए हैं। नियमों के अनुसार 50% से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। इसी वजह से 9 में से केवल 4 महापौर पद ही आरक्षित किए गए हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष पदों में 20 में से 10 पद आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह नगर पंचायतों के 19 अध्यक्ष पदों में से 9 पद आरक्षित घोषित किए गए हैं। महापौर पद के आरक्षण को लेकर दैनिक भास्कर ने पहले ही खुलासा किया था।
राज्य चुनाव आयोग का लक्ष्य एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा से पहले नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का है। जनवरी में ही घोषणा होने की संभावना है। यदि अधिसूचना से पहले एसआईआर की घोषणा हो जाती है तो निकाय चुनाव पर रोक लग सकती है। ऐसे में आयोग जनवरी के तीसरे हफ्ते के करीब अधिसूचना जारी कर देगा। सभी 48 शहरी निकायों के लिए चुनाव प्रस्ताव कभी भी राज्यपाल को भेजा जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग अब नगर निकाय का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजेगा। ये प्रस्ताव राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी चुनाव की तिथि की घोषणा करेंगी। इसके साथ ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धनबाद एसएनएमसीएच में मरीज की मौत, परिजनों का हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच में एक मरीज पुराना बाजार टिकिया नाला निवासी अख्तर खान 55 वर्ष की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों व अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार अख्तर खान की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें पहले पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वहां स्थिति नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एसएनएमसीएच में रेफर कर दिया। आरोप है कि एसएनएमसीएच पहुंचने के बाद करीब 2 घंटे तक मरीज को भर्ती नहीं किया गया, जबकि उनकी हालत बेहद गंभीर थी। परिजनों का कहना है कि मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध होने के बावजूद इलाज में देरी की गई। इसी दौरान मरीज की मौत हो गई। मृतक की बेटी शाहीन परवीन ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उसके पिता को तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू किया गया होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। अस्पताल की उदासीनता और लचर व्यवस्था के कारण ही उसके पिता की मौत हुई है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हजारीबाग में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाना भारी पड़ा। बंद कमरे में दम घुटने से पति पत्नी की मौत। कतकामदाग प्रखंड के बानादाग गांव में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। यहां कड़ाके की ठंड से बचने के लिए एक दंपत्ति अंगीठी जलाकर सो गया, जिससे पति और पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए दंपत्ति ने अंगीठी जलाई थी, लेकिन कमरे में वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से दोनों की मौत हो गई। मृतक के बेटे अनिल कुमार ने बताया कि उनके माता पिता गंगा प्रसाद और रेणु देवी रात में ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सो गए थे। जब सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो दोनों मृत अवस्था में पाए गए। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। घटना की सूचना मिलते ही कटकामदाग प्रखंड के बीडीओ शिव बालक प्रसाद और अंचलाधिकारी सत्येंद्र पासवान बानादाग मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि ठंड में कभी भी बंद कमरे में कोयले की अंगीठी या आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी घटना से सभी को सबक लेने की जरूरत है। इधर घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। लापता भाई बहन की ड्रोन से तलाश। 8 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली। 10 से ज्यादा कुएं व तालाब खंगाले गए। राजधानी के धुरवा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी स्थित मल्लार कोचा से अपहरित नाबालिग भाई बहन का सुराग शुक्रवार को भी नहीं मिला। दोनों मासूम बच्चे अंश और अंशिका के रहस्यमय तरीके से गायब होने के कुल 8 दिन बीत चुके हैं। दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए रांची पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है, लेकिन बच्चों का सुराग तक पुलिस को हासिल नहीं हो पाया है। पुलिस की 8 टीमें अलग अलग एंगल से लगातार जांच करते हुए अपहरित नाबालिग भाई बहन तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। रांची पुलिस की पूरी टेक्निकल टीम नाबालिग भाई बहन का सुराग ढूंढने में जुटी है। डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। पुलिस अपहरण की घटना के 8 दिनों बाद अब ड्रोन का भी सहारा ले रही है। शुक्रवार को इसी सिलसिले में मौसीबाड़ी इलाके में ड्रोन उड़ाकर जांच की गई, हालांकि कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से झाड़ी के अलावा 10 से ज्यादा कुएं व तालाब में छलांग लगाकर भी भाई बहन की तलाश की, पर हाथ खाली ही रहे। कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। देर रात तक पुलिस की टीम मौसीबाड़ी इलाके में जांच कर रही थी। 2 जनवरी से 7 साल का अंश कुमार 6 साल की बहन अंशिका कुमारी के साथ दुकान गया था। जैसे जैसे समय बीत रहा है, दोनों मासूमों के परिजन हताश हो रहे हैं। मां रो रोकर बेसुध हो चुकी हैं, बार बार बेहोश हो रही हैं। बस्ती के लोगों का कहना है कि आज तक बच्चों के गायब होने की कोई घटना बस्ती में नहीं हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 मासूम बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हों। पुलिस की एक टीम शुक्रवार को शालीमार बाजार पहुंची, जहां साप्ताहिक दुकान लगती है। पुलिस की टीम ने एक-एक दुकान संचालकों का सत्यापन किया और पूरी विस्तृत जानकारी जुटाई।
सत्यापन के दौरान 15 से ज्यादा ऐसे दुकानदारों का पता चला है जो इस सप्ताह बाजार नहीं पहुंचे थे। इनमें कुछ लोगों का सत्यापन भी करा लिया गया, लेकिन कहीं से कोई संदिग्ध जानकारी नहीं मिली। अन्य के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। डॉग स्क्वाड से मिली क्लू के आधार पर पुलिस की टीम वाहन JH01CT7349 के मालिक रितेश कुमार व उसकी पत्नी और मां से लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि इन लोगों ने अपहरित बच्चा बच्ची के बारे में किसी प्रकार की जानकारी होने से साफ इनकार किया है। झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने सरकार को 20 करोड़ का डिविडेंड दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर कॉरपोरेशन की ओर से मुख्यमंत्री को 20 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। ये राशि कॉरपोरेशन द्वारा अपनी आय से राज्य सरकार को डिविडेंड के रूप में प्रदान की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस वित्तीय योगदान के लिए झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये राज्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं लाभ अर्जित कर सरकार को सहयोग दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉरपोरेशन को एक प्रोफेशनल कंपनी के रूप में विकसित किया जाए और इसके लिए बेहतर कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ें, ताकि आने वाले समय में कॉरपोरेशन के मुनाफे और डिविडेंड की राशि में और वृद्धि हो सके। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ने खोले उड़ान के अवसर, अब तक 104 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। झारखंड सरकार राज्य की किशोरियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू की गई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अब बेटियों के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 104 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक की राशि 2,78,463 बालिकाओं के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। वहीं 6,07,467 बालिकाओं का आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। शेष लाभुकों के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। इस योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा तक अध्ययनरत पात्र किशोरियों को चरणबद्ध रूप से 40,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य है कि झारखंड की कोई भी बेटी आर्थिक कारणों से अपनी शिक्षा बीच में न छोड़े और हर बालिका आत्मविश्वास के साथ ऊंचाइयों को छुए। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या सहायता के लिए बालिकाएं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी या संबंधित प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संपर्क कर सकती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की हर किशोरी को बेहतर शिक्षा, सम्मानजनक जीवन और सशक्त भविष्य का अवसर मिले, और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना इसी दिशा में एक प्रेरक कदम बनकर उभर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने आदित्यपुर में मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। अगले 4 साल में 10 और मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। कोल्हान प्रमंडल के स्वास्थ्य व्यवस्था में एक नया और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शुक्रवार दोपहर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के युवाओं के लिए भविष्य बदलने वाला कदम बताया। दोपहर करीब 1:20 में कार्यक्रम स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री का स्वागत राष्ट्रगान और पारंपरिक वंदना के साथ किया गया। संस्थान के चेयरमैन एमएन सिंह ने गणमान्य अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आज का दिन कोल्हान के लिए ऐतिहासिक है। सरायकेला में एक उच्च स्तरीय मेडिकल कॉलेज का सपना आज हकीकत बन गया है। ये संस्थान न केवल शिक्षा देगा बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की सेवा के लिए डॉक्टर तैयार करेगा। उन्होंने संस्थान द्वारा नर्सिंग और डिग्री कॉलेज के क्षेत्र में किए गए पुराने कार्यों की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दूरगामी लक्ष्य साझा किए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में झारखंड में 10 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य आगामी 4 वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर 20 करने का है। उन्होंने जानकारी दी कि चाईबासा, कोडरमा और बोकारो में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि जब वे डॉक्टर बनकर निकलें तो समाज की उम्मीदों पर खरा उतरें। कॉलेज के चेयरमैन एमएन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सहयोग से 2022 जियाड़ा के माध्यम से भूमि आवंटित हुई थी। ये मेडिकल कॉलेज फिलहाल 100 एमबीबीएस सीटों के साथ शुरू हुआ है और यहां अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नाइजर में अगवा प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी, 8 महीने बाद परिजनों की आंखों में आए खुशी के आंसू।
पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में अगवा भारतीय प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी हो गई है। परिजनों को इसकी सूचना मिली, तब से उनके घर में खुशी छा गई है। 8 महीने बाद हुई मजदूरों की सकुशल रिहाई से परिवार में खुशी का माहौल है। मजदूरों की वतन वापसी की पुष्टि गिरिडीह लेबर सुपरिटेंडेंट प्रवीण कुमार ने की है। बता दें कि झारखंड के 5 प्रवासी मजदूरों का 8 महीने पूर्व नाइजर में अपहरण कर लिया गया था। सभी मजदूर टावर लेन की एक कंपनी में मजदूरी कर रहे थे। अपहरित मजदूरों में बगोदर प्रखंड के दोंदलों के फलजीत महतो, राजू महतो, संजय महतो, चंद्रिका महतो एवं मुंडरों के उत्तम महतो शामिल थे। अपहरित प्रवासी मजदूरों की सकुशल रिहाई और वतन वापसी की मांग को लेकर लोकसभा और विधानसभा में भी मामला उठ चुका था। लंबे समय बाद ही सही मजदूरों की वतन वापसी होने से परिजनों में खुशी है। अब परिजनों के द्वारा उनके घर वापसी का इंतजार किया जा रहा है। बिहार के भाकपा माले सांसद सुदामा प्रसाद एवं बगोदर विधायक नागेंद्र महतो व निरसा विधायक अरूप चटर्जी के द्वारा विधानसभा में मामला उठाया गया एवं मजदूरों की रिहाई और वतन वापसी की मांग की गई थी। स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा भी केंद्रीय विदेश मंत्री को पत्राचार कर मजदूरों की सकुशल रिहाई और वतन वापसी की मांग की गई थी। 25 अप्रैल 2025 को पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर देश से 5 भारतीय प्रवासी श्रमिकों का अपहरण किया गया था। सशस्त्र अपराधियों के द्वारा दोंदलो पंचायत के संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, फलजीत महतो एवं मुंडरों के उत्तम महतो का अपहरण किया गया था। इसकी जानकारी मिलने पर परिजन लगातार उनकी रिहाई की गुहार लगा रहे थे। धनबाद रिंग रोड घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 5 जिलों में छापेमारी कर 17 गिरफ्तार। धनबाद रिंग रोड निर्माण और भूअर्जन मुआवजा वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने झारखंड के 5 जिलों धनबाद, रांची, दुमका, गिरिडीह और देवघर में एक साथ छापेमारी करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई गुरुवार रात शुरू होकर शुक्रवार सुबह तक चली, जिसमें एसीबी की कुल 10 टीमें शामिल रहीं और भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में भू राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारी और मुआवजा वितरण प्रक्रिया में भूमिका निभाने वाले बिचौलिए शामिल बताए जा रहे हैं। ये मामला समाजसेवी रमेश राही की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। प्रारंभिक जांच के दौरान इस भू अर्जन घोटाले में कुल 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि रिंग रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों से जुड़े अभिलेखों में नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गईं और मुआवजा राशि का गलत तरीके से भुगतान किया गया। एसीबी सूत्रों के अनुसार जांच अभी जारी है और आगे चलकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। समाजसेवी रमेश राही ने बताया कि उन्होंने इस घोटाले को वर्ष 2013 में ही उजागर किया था, जबकि मामले में एफआईआर 2016 में दर्ज हुई थी। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिए बनाए गए रिंग रोड के नाम पर जिन लोगों की जमीन ली गई, उनके मुआवजे में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया। रमेश राही का आरोप है कि भू अर्जन अधिकारी, भू अर्जन कार्यालय और अंचल कार्यालय से जुड़े अधिकारियों ने आपसी सांठगांठ कर मुआवजा राशि की बंदरबाट की। उनके अनुसार ये घोटाला करीब 100 से 150 करोड़ रुपए से अधिक का है। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए एसीबी का आभार व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों की संपत्ति जब्त की जाए, ताकि जिन गरीब किसानों और जमीन मालिकों का मुआवजा हड़प लिया गया है वो राशि उन्हें वापस मिल सके। सोमा मुंडा हत्याकांड की जांच करने खूंटी पहुंचे आईजी, कहा जल्द होगा मामले का खुलासा। पढ़ा राजा और अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोमा मुंडा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। खुद सीआईडी के एडीजी सह रांची के प्रभारी आईजी मनोज कौशिक खूंटी पहुंचे और एसपी मनीष टोप्पो समेत गठित जांच टीम के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। इस दौरान हत्या के कारणों से जुड़े तमाम संभावनाओं को खंगाला गया। मनोज कौशिक ने बताया कि हत्याकांड की जांच हर एंगल से की जा रही है। एसपी के निर्देश पर जांच टीम का भी गठन किया जा चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा और हत्याकांड में शामिल लोग सलाखों के पीछे होंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दर्जन भर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एएसपी क्रिस्टोफर कैरकट्टा के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। इसमें खूंटी, साइको, मारंगहाड़ा और मुरहू थाना प्रभारियों सहित कुल मिलाकर 10 से 12 पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। पुलिस ने सोमा मुंडा हत्याकांड के पीछे होटार स्थित महादेव मंडा के समीप करीब 3 एकड़ जमीन होने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि इस जमीन को पढ़ा समाज की जमीन बताते हुए इसी साल मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के दिन 3 जनवरी को पत्थलगढ़ी की गई थी। साथ ही दूसरे एंगल को भी खंगाला जा रहा है। 7 जनवरी की शाम आदिवासी नेता सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके खिलाफ खूंटी में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। 8 जनवरी को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खूंटी के सभी प्रमुख रास्तों को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। खूंटी शहर की तमाम दुकानें बंद रहीं। शाम के वक्त डीसी और एसपी के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ।
गुमला में सड़क हादसे में एक की मौत। पुगु ढोरहा के पास बाइक सवार 2 में से एक जख्मी, दूसरा मृत घोषित। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र में रांची गुमला मुख्य मार्ग पर शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक की पहचान करमडीपा निवासी मनोज कुमार 35 वर्षीय पिता सुरेंद्र लोहरा के रूप में हुई है। घायल सुरेंद्र उराव 25 वर्षीय पिता छोटन उराव पुगु खोपाटोली निवासी के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर आ रहे थे जब यह हादसा हुआ। दुर्घटना के सटीक कारण का भी खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि बाइक पुल के समीप रेलिंग या किसी पेड़ से टकरा गई होगी। गंभीर अवस्था में दोनों को गश्ती पर निकली पुलिस टीम के वाहन से सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टर श्वेता कुमारी ने इलाज के दौरान मनोज कुमार को मृत घोषित कर दिया। सुरेंद्र उराव का इलाज बेहोशी की हालत में जारी है। राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता के चौथे दिन खेलगांव स्थित टिकैत उमराव शूटिंग स्टेडियम रेंज 3 में 60 मीटर रिकर्व एवं कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धाओं का सफल आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 6 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में देश के 33 राज्यों एवं विभिन्न इकाइयों से आए प्रतिभाशाली तीरंदाजों ने अपनी उच्च तकनीकी दक्षता, अद्भुत एकाग्रता और उत्कृष्ट खेल भावना से दर्शकों को खासा रोमांचित किया। पूरे दिन चले मुकाबलों में खिलाड़ियों ने धैर्य, संतुलन और सटीक रणनीति का शानदार प्रदर्शन किया। निर्णायक क्षणों में सटीक निशानेबाजी ने मुकाबलों को और भी रोचक बना दिया। खेल परिसर में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, तकनीकी अधिकारियों एवं दर्शकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति से माहौल पूरी तरह जीवंत नजर आया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।